नमस्कार मित्रों, सुदृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी विशेष श्रृंखला का ये हमारा द्वितीय वीडियो है। इससे पहला जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने वर्ष 2023 के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण समसामयिक करंट अफेयर्स के विषयों को डिस्कस किया था। आज भी मित्रों हम वर्ष 2023 के ही कुछ और अन्य महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं हमारे समसामयिकी से संबंधित, उसको यहाँ पर देखेंगे, जो कि आपके आगामी परीक्षा है, समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा, या आप कह सकते हैं कि जो पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो विषय है हमारा वो है नोबेल पुरस्कार 2023 का, जो कि आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। नोबेल पुरस्कार 2023 वर्ष के लिए प्रदान किए जा चुके हैं। अब नोबेल पुरस्कार हमारे 6 श्रेणियों में दिए जाते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं चिकित्सा, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमी, ये आपके 6 श्रेणियां हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो पहली श्रेणी है हमारी वो है मेडिसिन या फिजियोलॉजी, जिसको हम चिकित्सा या शरीर क्रिया विज्ञान के नाम से जानते हैं। तो इस श्रेणी में मित्रों जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है वो 2 लोगों को दिया गया है। एक है आपके कैटलीन करिको, ये हंगरी से हैं, और ड्रियू वेइसमैन, ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं। तो आप कह सकते हैं कैटलीन करिको और ड्रियू वेइसमैन, इन दोनों ही व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है चिकित्सा की श्रेणी में। इनको हम देखेंगे कि वर्ष 2020 के दौरान कोविड-19 की जो त्रासदी आई थी या पेंडेमिक आया था, तो उसमें हम कह सकते हैं कि इन्होंने एक आविष्कार किया, न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन, जिसको हम लोग न्यूक्लियोसाइड बेस मॉडिफिकेशन के भी नाम से जानते हैं, जिसने कोविड-19 के खिलाफ जो प्रभावी mRNA टीके थे या वैक्सीन थे उनके निर्माण में बहुत ही सहायता प्रदान की। तो इसीलिए इनको यह चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, कैटलीन करिको और ड्रियू वेइसमैन को। इसके बाद मित्रों जो हमारा अगला श्रेणी है वो है भौतिक विज्ञान या फिजिक्स का। यहाँ पर 3 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से ये प्रदान किया गया है फिजिक्स का नोबेल। तीनों लोग का नाम क्या है? तो पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रास्ज और एनी व्हीलर। ठीक है, पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रास्ज और एनी व्हीलर, तो इन तीनों लोगों को संयुक्त रूप से फिजिक्स का नोबेल प्रोवाइड किया गया है। इसके बाद मित्रों रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी 3 लोगों को संयुक्त रूप से रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिसमें मोंगी जी बावेंडी, ये MIT के प्रोफेसर हैं, मोंगी जी बावेंडी। इसके बाद लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकिमोव। ठीक है, तो ये 3 लोग हैं जिनको रसायन विज्ञान का नोबेल प्रदान किया गया। पुरस्कार क्यों प्रदान किया गया है? तो हम कह सकते हैं क्वांटम डॉट्स की खोज और विकास के लिए, फॉर द डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम डॉट्स। तो अब क्वांटम डॉट्स क्या है इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, इंटरनेट से जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद मित्रों जो चौथा हमारा श्रेणी है, चौथा कैटेगरी है, वो है साहित्य का, लिटरेचर का। और लिटरेचर का जो नोबेल प्राइज है वह बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉन फासे को प्रोवाइड किया गया है। आप कह सकते हैं कि इनके नवोन्वेषी जो नाटक हैं और जो गद्य हैं वो अनकही को भी आवाज दे देते हैं, तो इसलिए वो इतने प्रभावशाली हैं। तो इसलिए साहित्य का जो नोबेल है वो जॉन फासे को प्रदत्त किया गया है, प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये केवल एक व्यक्ति को मिला है, सिंगल पर्सन को, तो ये हमारे लिए स्टार मार्कर है, साहित्य का नोबेल जॉन फासे। इसके बाद मित्रों अगर शांति या पीस के नोबेल की हम बात करें तो ये मिला है नरगिस मोहम्मदी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा सकता है। मोहम्मदी कौन है? तो हम कह सकते हैं कि ये ईरानियन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, नरगिस मोहम्मदी। ठीक है, ये कई साल जेल में बंद रही और उस दौरान इन्होंने ह्यूमन राइट या मानवाधिकार के लिए लगातार संघर्ष किया। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो नरगिस मोहम्मदी जी को दिया गया है। इसके बाद अर्थशास्त्र के अगर हम नोबेल की बात करें, इकोनॉमी के, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार यहाँ पे भी मैं लगा दे रहा हूँ। अर्थशास्त्र या इकोनॉमी का नोबेल मिला है क्लाउडिया गोल्डिन को, ध्यान रखिएगा, क्लाउडिया गोल्डिन को। इनको ये नोबेल प्राइज क्यों दिया गया है? तो हम कह सकते हैं पुरुषों और महिलाओं के बीच वेतन और श्रम बाजार की जो असमानता है उसके कारणों को इन्होंने चिन्हित किया है, उसको उजागर किया है, इसलिए इकोनॉमी या अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज इन्हें दिया गया है, क्लाउडिया गोल्डिन को। आगे बढ़ते हैं। जो अगला हमारा न्यूज है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूरोपीय संघ और भारत ने गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त नौसैन्य अभ्यास आयोजित किया। नौसेना का जो जहाज था INS सुमेधा, उसने भारत की ओर से पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में गिनी की खाड़ी में ये पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास था, जो आप कह सकते हैं भारतीय नौसेना जहाज INS सुमेधा ने यहाँ पर अपना पार्टिसिपेशन दिखाया है। इसके बाद जो अगली न्यूज है हमारी वो है सुगम रैक। अब सुगम रैक या सुगम रेक भी आप इसे पढ़ सकते हैं। रैक आप कह सकते हैं यहाँ पर REC डिनोट कर रहा है। ठीक है, आपने देखा होगा कि महारत्ना कंपनियों की श्रेणी में एक नई कंपनी जुड़ी है जिसको हम लोग रैक लिमिटेड के नाम से जानते हैं, REC लिमिटेड। ठीक है,
यह क्या करती है, तो हम कह सकते हैं कि पूरे भारत में जो पावर सेक्टर है उसके फाइनेंसिंग और विकास के लिए काम करती है, जो रैक लिमिटेड है। तो उसी के द्वारा एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, सुगम रैक, जो विद्युत मंत्रालय के अधीन महारत्ना केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम आरईसी लिमिटेड है, उसने 54 ईसी बॉन्ड इन्वेस्टर्स के लिए, अब ये 54 ईसी बॉन्ड इन्वेस्टर्स क्या हैं, इनको भी अभी हम देखेंगे, तो इनके लिए भी डेवलप किया है, जिसको सुगम आरईसी या सुगम रैक का नाम दिया गया है। ठीक है, अब 54 ईसी जो बॉन्ड, ये क्या है, तो हम कह सकते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 54 ईसी के माध्यम से जो भी इन्वेस्टर्स आएंगे, जो बॉन्ड परचेज करेंगे, उनको कैपिटल गेन्स टैक्स में कुछ एग्जेम्पशन दिया जाएगा। ठीक है, या फिर उनका कैपिटल गेन्स टैक्स एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। तो यह विशेष तरीके का जो बॉन्ड है, ये इसके लिए ही यहाँ सुगम आरईसी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। मैंने आपको पहले बता दिया कि जो आरईसी लिमिटेड है, यह एक महारत्ना केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम की एक कंपनी है, जो कि 1969 में स्थापित की गई थी, 1969 में। साथ ही साथ यह एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। ठीक है, एनबीएफसी जिसे हम कहते हैं, पूरे भारत में पावर सेक्टर फाइनेंसिंग और विकास पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा न्यूज है वो है ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय क्या है, तो हम कह सकते हैं कि यह भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया एक ऑपरेशन है। इजराइल के बीच युद्ध की स्थिति कुछ दिन पहले भी बनी हुई थी, तो उस दौरान जो संघर्षग्रस्त क्षेत्र थे, वहां से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने एक ऑपरेशन चलाया था, जिसे ऑपरेशन अजय का नाम दिया गया था। ठीक है, तो यह भी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्कर एग्जाम में आपसे पूछा सकता है कि ऑपरेशन अजय क्या है। तो इजरायली सेना और हमास उग्रवादियों के बीच जो संघर्षग्रस्त क्षेत्र थे, वहां पर जो भारतीय फंसे हुए थे, भारतीय नागरिक फंसे हुए थे, उनको निकालने के लिए भारत के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है। इसके बाद मित्रों, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने बिहार का चौथा कृषि रोड मैप लॉन्च किया है। ध्यान रखिएगा, ये कृषि रोड मैप क्या है, तो नाम से क्लियर है कि एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट और या आप कह सकते हैं विकास के लिए, ये पूरे राज्य के लिए ये कृषि रोड मैप बनाया जाता है। पिछला जो कृषि रोड मैप बनाया गया था, उसके अनुरूप हम देखेंगे कि बहुत सारी सफलताएं एग्रीकल्चर के फील्ड में बिहार को अर्जित हुई या प्राप्त हुई हैं। तो इसलिए चौथा कृषि रोड मैप भी लॉन्च कर दिया गया है 2023 से लेकर के 2028 के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अंतर्देशीय मत्स्य पालन मैदानी क्षेत्र में हम कह सकते हैं संपूर्ण भारत में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है, तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, उत्तर प्रदेश यहाँ पर प्रथम स्थान पर रहा है अंतर्देशीय मत्स्य पालन में। ध्यान रखिएगा, अंतर्देशीय मत्स्य पालन में सबसे प्रथम स्थान पर कौन है पूरे देश में, तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। उसके अलावा ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023, इसका आयोजन अहमदाबाद में किया गया था। ठीक है, यहीं पर ये श्रेणी उत्तर प्रदेश को प्रदान की गई है। इसके अलावा विश्व मत्स्य पालन दिवस जो है, ये आपका 21 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व मत्स्य पालन दिवस 21 नवंबर को आपका मनाया जाता है। अगला न्यूज है मित्रों यहाँ पर कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन वाले जो उत्पाद हैं, उनके बिक्री पर रोक लगा दी गई है। अब हलाल सर्टिफिकेशन वाले जो उत्पाद हैं, नाम से आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये केवल मांस युक्त प्रोडक्ट की बात नहीं करते हैं। हलाल सर्टिफिकेशन अन्य प्रोडक्ट्स को भी दिया जाता है। सर्टिफिकेशन वाले उत्पाद, ये जो पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी है, इससे आप कंफ्यूज ना हो और आपको इसके बारे में थोड़ा सा क्रिस्टल क्लियर जानकारी रहे। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पादों में क्या केवल मीट प्रोडक्ट होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, मीट प्रोडक्ट्स के अलावा अन्य प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर शामिल हैं। इसके बाद मित्रों, अनपरा थर्मल पावर स्टेशन, अभी हाल ही में अनपरा थर्मल पावर स्टेशन की एक नई आप कह सकते हैं परिचालन इकाई खोली गई है, या खोली जाने के लिए बात की जा रही है। तो अनपरा थर्मल पावर स्टेशन कहां पर है, तो आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में अनपरा नामक स्थान पर स्थित है अनपरा थर्मल पावर स्टेशन। तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से संबंधित है। इसकी कुल 9 परिचालन इकाइयां हैं, 10वीं खोले जाने की बात की जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये सभी ही कोयला आधारित थर्मल पावर स्टेशन है। इसके बाद मित्रों, सेफ सिटी परियोजना, यह किस स्टेट या किस राज्य से संबंधित है, तो यह आपके उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। यहां पर लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सुरक्षित शहर परियोजना या सेफ सिटी परियोजना लाई गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। बेसिकली हम सीसीटीवी के माध्यम से यहां पर पूरे प्रदेश में कुछ आप कह सकते हैं नगर निगमों में निगरानी रखी जाएगी, जिससे लड़कियां और महिलाओं की जो सुरक्षा हो सुनिश्चित किया सके। तो सेफ सिटी परियोजना आपकी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है। आगे बढ़ते हैं, अगला न्यूज है हमारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गायों की गणना करने का निर्णय लिया गया है। लास्ट ईयर आप कह सकते हैं वर्ष 2019 में केंद्र सरकार द्वारा एक पशुधन गणना की गई थी, 20वीं पशुधन गणना। अब अगली कब होनी है, तो केंद्र सरकार की जो अगली पशुधन गणना है वो 2024 में होनी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश सरकार भी यूपी सेंसस ऑफ काउज की बात कर रहा है कि हम गायों की गणना करेंगे अपने राज्य में। उत्तर प्रदेश सरकार होगी, ये 3 श्रेणियों में की जाएगी।
जिनमें आप कह सकते हैं पशुपालकों के पास निराश्रित पशु, जिसको हम अनेरा भी कहते हैं, साथ ही साथ जो गाय सड़कों पर छोड़ी जाती हैं उनकी गणना की जाएगी और कान्हा उपवनों की संख्या की गणना की जाएगी। इसके बाद मित्रों जो हमारी अगली न्यूज है वो है हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान। अब ये आपसे पूछा सकता है कि एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड, ये जो कैंपेन है ये किस राज्य से संबंधित है? तो यह आपका उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। ठीक है, हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान, यह भी आपका उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। स्टार मार्कर है, एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। यहाँ पर मुख्यतः हम लैंगिक समानता या देखभाल और समर्थन पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे इस पूरे अभियान के दौरान। हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान, यहाँ पर पावर एंजल और बाल संसद के नेतृत्व में यह अभियान आप कह सकते हैं सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कस्तूरबा गांधी विश्वविद्यालयों में चलाया गया है हाल ही में। हम न्यूज देख लेते हैं। वाराणसी के रविदास घाट पर शहर का दूसरा फ्लोटिंग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मोबाइल रिफ्यूलिंग यूनिट स्टेशन बनाया गया है। अगला जो हमारा न्यूज है यहाँ पर, हमीरपुर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत जिला स्तरीय मिलेट महोत्सव का आयोजन किया गया है। अब यह भी न्यूज आप देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा स्थानिक है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप देखेंगे कि जो वर्ष 2023 है हमारा, इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, और ये घोषणा आपकी 2021 में ही की जा चुकी थी। अब हमीरपुर में ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत जिला स्तरीय मिलेट महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो आपसे पूछा सकता है कि जिला स्तरीय या मिलेट महोत्सव का आयोजन हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया है? तो हमीरपुर में किया गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके बाद आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के ही मिर्जापुर जिले में संसद स्वास्थ्य सेवा नाम से एक मोबाइल मेडिकल वैन चलाई गई है। तो यह भी बहुत स्थानिक न्यूज है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा उसकी जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंडिंग होती है, CSR फंडिंग होती है, उससे जो भी धन इकट्ठा किया गया है उससे एक सांसद स्वास्थ्य सेवा नाम से मोबाइल मेडिकल वैन चलाया गया है। तो चूंकि यहाँ पर एक केंद्रीय उपक्रम इन्वॉल्व है, इसलिए न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि गेल द्वारा CSR निधि से मिर्जापुर जिले में, ध्यान रखिएगा, मिर्जापुर जिले में संसद स्वास्थ्य सेवा के नाम से मोबाइल मेडिकल वैन चलाई जाएगी। इसके बाद हेल्थ डैशबोर्ड रैंकिंग में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? तो हेल्थ डैशबोर्ड रैंकिंग में स्थान पर आपका वाराणसी है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हाल ही में बदलापुर महोत्सव का आयोजन जौनपुर जिले में किया गया है। तो यह आपसे पूछा सकता है कि बदलापुर महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो यह आपका जौनपुर जिले में मनाया जाता है। यह भी न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बाराबंकी जिले के महादेवा मंदिर के पास एक झील है जिसको हम भगहर झील के नाम से जानते हैं। हाल ही में पर्यटन विभाग ने इसको इको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का प्रण लिया है, आप कह सकते हैं घोषणा की है। तो यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि जो भगहर झील है यह महादेवा मंदिर के बाद बाराबंकी जिले में मौजूद है, जिसको इको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की बात की जा रही है पर्यटन विभाग के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज है हमारे पास कि भारत के राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में किसान अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन किसान अधिकारों पर कहां पर किया गया है? तो भारत के राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में किया है। अब ये जो संगोष्ठी है इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, जो FAO है हमारा, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर आपका कहां पर है? रोम में है। ठीक है, तो उसके द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है। अब यहां पर हम देखेंगे कि जो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि लहरी बाई किससे संबंधित हैं? तो ध्यान रखिएगा, इनको मोटे अनाज श्री अन्न या आप कह सकते हैं बाजरा का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, श्री अन्न क्या होते हैं? मोटे अनाज या बाजरा आप कह सकते हैं। तो उसका ब्रांड एम्बेसडर लहरी बाई को नियुक्त किया गया है। लहरी बाई आपकी मध्य प्रदेश में है, बैगा समुदाय से संबंधित हैं। इन्होंने बाजरा या मोटे अनाज या श्री अन्न के कई वैरायटीज का संरक्षण अपने ही आप कह सकते हैं अनुसार या अपनी ही मदद से किया है। इसमें किसी भी गवर्नमेंट फंडिंग का इन्होंने उपयोग नहीं किया है ना, या कहीं से सहायता नहीं मांगी है। स्वयं से आप कह सकते हैं कि बाजरा या मोटे अनाज की कई प्रजातियों को इन्होंने संरक्षित किया है, जिसके कारण भारत सरकार के द्वारा इनको बाजरा या श्री अन्न का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा मैंने आपको अभी बता दिया कि वर्ष 2023 जो है या बाजरा का या मोटे अनाज या श्री अन्न का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, जिसकी घोषणा 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की जा चुकी है। वर्ष 2023 का जो हमारा बजट होगा वह भी मोटे अनाज पर केंद्रित होगा या श्री अन्न पर केंद्रित होगा। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर ये इसके काम करेगा, उत्कृष्टता केंद्र या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर भारतीय श्री अन्न अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। इसके बाद मित्रों बाजरा जो है इसके ऊपर आप ध्यान रखिएगा कि यह घास परिवार से संबंधित छोटे दानेदार
वार्षिक गर्म मौसम वाले अनाज हैं। भारत में जो बाजरा के महत्वपूर्ण किस्में उगाई जाती हैं, हम कह सकते हैं ज्वार, बाजरा और रागी, 3 किस्में शामिल हैं। इसके बाद मित्रों जो बाजरा है यह एक अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय की है। बाजरा के बारे में हम इतनी जानकारी क्यों इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि वर्ष 2023 जो है हमारा वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया है। तो यह क्वेश्चन अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इससे संबंधित अगर कोई भी हमारे पास जानकारी है तो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण या अति आवश्यक हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज जो है हमारे पास कि प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के सहीबाबाद रैपिड एक्स स्टेशन पर भारत का पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम लॉन्च किया गया है। यह प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसको हम RRTS सिस्टम के भी नाम से जानते हैं, क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ठीक है, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। हाल ही में प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र लॉन्च किए हैं। तो यह विकास केंद्र क्यों लॉन्च किए गए हैं, तो हम कह सकते हैं ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए। क्या है कि कहां लॉन्च किए गए हैं प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो हाल ही में महाराष्ट्र में इन्हें लॉन्च किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री ने मुंबई में ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। तो मुंबई में आप कह सकते हैं कि ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन हुआ है। दूसरा इसका उद्देश्य क्या है, तो हम कह सकते हैं कि भारतीय समुद्री नीली अर्थव्यवस्था का खाका तैयार करना, जो ब्लू इकोनॉमी है, इंडियन ब्लू इकोनॉमी, उसका खाका तैयार करने के लिए यह उद्घाटन किया गया है, संस्करण आयोजित किया गया है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन कहां पर हुआ है, तो ये आपका मुंबई में हुआ है। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा आयोजित आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का उद्घाटन किया है, मतलब एंटी टेररिज्म कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया है। कहां पर किया है, तो आप कह सकते हैं कि नई दिल्ली में उद्घाटन हुआ है राष्ट्रीय जांच एजेंसी के द्वारा, NIA के द्वारा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा। अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी आपसे पूछा सकता है कि कैसी संस्था है, तो यह एक वैधानिक निकाय है, या हम कह सकते हैं यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होते हैं, यह संस्था जिसको किसी एक्ट के माध्यम से बनाया जाए, अगर उसका वर्णन संविधान में हमें देखने को मिलता है तो वह संवैधानिक हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन सा अधिनियम यहाँ पर जिसके द्वारा इसे अधिनियमित किया गया है, तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के माध्यम से इसे बनाया गया है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को। तो यह एक वैधानिक निकाय है। अगर कार्य क्षेत्र की बात करें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की, तो अंतर्राष्ट्रीय संधियों, समझौतों, सम्मेलनों और संयुक्त राष्ट्र के संकल्प को लागू करने के लिए समर्पित है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि अगर अपराध क्षेत्र की बात करें कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, तो इसका अपराध क्षेत्र क्या होगा, भारत के राज्यों की सुरक्षा अखंडता, तो यह तो बात बिल्कुल सही होगी। परमाणु और परमाणु सुविधाओं के विरुद्ध विदेशी राज्यों के साथ संबंध, यह भी बात सही होगी। लेकिन यहां पर हम चूक जाते हैं, उच्च गुणवत्ता वाली नकली भारतीय मुद्रा की तस्करी, इससे संबंधित भी जो अपराध होते हैं वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के, तो जो आप कह सकते हैं काउंटरफीट करेंसी होती है ना, हाई क्वालिटी जो काउंटरफीट करेंसी है, अगर उनमें स्मगलिंग हो रही है या उनसे संबंधित कोई अपराध है, तो उसका जांच भी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के दायरे में आ जाएगा। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की अगर हम बात करें तो उसका मुख्यालय दिल्ली में है, नई दिल्ली में। अगर शाखाओं की बात करें तो ध्यान रखिएगा लखनऊ में भी इसकी एक शाखा मौजूद है। हैदराबाद, गुवाहाटी, कोच्चि, मुंबई, कोलकाता, रायपुर, जम्मू के साथ लखनऊ में भी इसकी एक शाखा मौजूद है। मित्रों यहाँ पर ये सेशन हमारा खत्म होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, यदि करंट अफेयर्स का आपका अच्छा रिवीजन हो रहा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। अपने मित्रों से जो भी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी या PCS की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, अभी अन्य बहुत सारी परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं, जैसे कि आपका BEO का एग्जाम हो गया, UPPSC के द्वारा ही संचालित होगा। UPSSC के माध्यम से जो पेट की परीक्षाएं लगातार हो रही हैं, या अन्य जो लोअर PCS की अगर कोई वैकेंसी आती है, तो उन सभी के लिए ये सारी वीडियोस अति महत्वपूर्ण है ना, तो इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो जरूर शेयर करें अपने मित्रों के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच।